नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी वल्नरेबिलिटी के बारे में, जिसे हम CSRF वल्नरेबिलिटी भी कहते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि CSRF वल्नरेबिलिटी क्या होती है, वो कैसे एक्सप्लॉइट होती है, वो एक्चुअली में पीछे बैकएंड में कैसे वर्क करता है CSRF वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट होने के समय पे, और हम उसे रेमिडिएट कैसे कर सकते हैं, कैसे एक अटैकर एक विक्टिम को अटैक कर सकता है इस वल्नरेबिलिटी के लिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं कि CSRF यानी कि क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी वल्नरेबिलिटी होती क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको CSRF का फुल फॉर्म बता देता हूँ। CSRF का फुल फॉर्म होता है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। तो CSRF यानी कि क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी एक वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी है, जिसमें कि अटैकर जो होता है वो विक्टिम से कोई भी अनवांटेड यानी कि जो भी एक्शंस अगर विक्टिम नहीं परफॉर्म करना चाहता है, वो एक फॉर्ज रिक्वेस्ट यानी कि एक फेक रिक्वेस्ट क्रिएट करके विक्टिम से वो अटैकर जो है वो एक्शन परफॉर्म करवा सकता है। अब यहाँ पे इस वल्नरेबिलिटी में या फिर इस अटैक के अंदर कुछ चीज़ें प्री रिक्विजिट चाहिए होती है, यानी कि पहले से ही ये चीज़ें होनी चाहिए, तभी जाके जो अटैकर है वो विक्टिम के ऊपर ये अटैक परफॉर्म कर सकता है। तो इसमें एक प्री रिक्विजिट है, वो ये है कि जो भी विक्टिम हो, मान लीजिए कोई अटैकर है जो विक्टिम के द्वारा क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी अटैक करना चाहता है, तो उस विक्टिम को पहले से उस वेबसाइट के अंदर लॉगिन रहना चाहिए। यानी कि जो भी विक्टिम है वो पहले से जो वेबसाइट यूज़ कर रहा है, मान लीजिए कोई बैंक की वेबसाइट यूज़ कर रहा है या फिर कोई मान लीजिए कि ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट यूज़ कर रहा है, तो उस वेबसाइट के अंदर वो पहले से लॉगिन होके रहना चाहिए। अगर लॉगिन है तो ही ये CSRF अटैक हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं, एक प्रैक्टिकल सिनेरियो लेते हैं और एक इमेज से समझते हैं कि कैसे ये CSRF अटैक विक्टिम्स के ऊपर अटैकर करते हैं। तो ये देखिए, ये इमेज है। इमेज से हम समझने का ट्राई करेंगे कि CSRF वल्नरेबिलिटी कैसे अराइज होती है, CSRF वल्नरेबिलिटी को कैसे अटैकर्स जो है वो विक्टिम की मदद से एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि CSRF में क्या होता है कि अटैकर जो होता है वो विक्टिम से कुछ अनवांटेड यानी कि विक्टिम को पता ही नहीं होता कि ये एक्शन परफॉर्म हो गई है, और ऐसी एक्शंस जो अटैकर है वो विक्टिम से परफॉर्म करवा लेता है उसी वेबसाइट के ऊपर। तो ये इमेज से हम समझते हैं कि क्या है एक्चुअली सिनेरियो। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है कि पेनेट्रेटर फॉर्जिस अ रिक्वेस्ट फॉर अ फंड ट्रांसफर टू अ वेबसाइट, यानी कि एक लेजिटिमेट वेबसाइट है। ठीक है, एक लेजिटिमेट वेबसाइट है ये। उसके ऊपर ये जो पेनेट्रेटर यानी कि ये जो अटैकर है वो क्या करता है कि एक फेक रिक्वेस्ट क्रिएट करता है अपने ही ब्राउजर से या फिर अपने ही सर्वर से। ठीक है, तो वो जो फेक रिक्वेस्ट क्रिएट करता है उसको ये एक लेजिटिमेट वेबसाइट के लिए क्रिएट करता है। अब क्या करता है कि वो जो रिक्वेस्ट उसने क्रिएट की है, ये अटैकर ने जो एक फेक रिक्वेस्ट क्रिएट की है, उसके बाद जब उसने ये फेक रिक्वेस्ट क्रिएट कर ली है, उसके बाद वो जाता है सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप क्या है, तो वो है कि पेनेट्रेटर एम्बेडेड द रिक्वेस्ट इनटू अ हाइपरलिंक एंड सेंड इट टू द विजिटर हु मे बी लॉग्ड इन इनटू द साइट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो विक्टिम होता है उसे पहले से उस साइट के अंदर लॉग्ड इन रहना चाहिए। अगर वो लॉग इन नहीं है तो ये अटैक परफॉर्म नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे पेनेट्रेटर जो है वो क्या करता है कि वो जो फॉर्ज रिक्वेस्ट उसने ये लेजिटिमेट वेबसाइट के लिए बनाई है, उसमें वो क्या करता है कि उस रिक्वेस्ट को एक एम्बेडेड लिंक में डाल देता है, यानी कि एक लिंक के साथ उसे बाइंड कर देता है। अब जैसे ही उस लिंक में उस फॉर्ज रिक्वेस्ट को अटैकर ने बाइंड कर दिया है, वो तुरंत ही उस रिक्वेस्ट को यानी कि उस लिंक को जो फॉर्ज रिक्वेस्ट से एम्बेड की हुई है, उस लिंक को वो विक्टिम को या फिर वेबसाइट के विजिटर को भेज देता है। मान लीजिए कोई बैंक का वेबसाइट है, ठीक है, तो उस बैंक के वेबसाइट के लिए या फिर कोई मान लीजिए कि ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट है, तो उस ऑनलाइन शॉपिंग या फिर बैंक की वेबसाइट के लिए
अटैकर ने जो भी एक फॉर्ज रिक्वेस्ट रेडी की है और उसको जो लिंक के साथ एम्बेड किया है, वो लिंक को जो कि उसने पहले से प्रिपेयर करके रखी है, वो उस बैंक के बहुत सारे कस्टमर होते हैं, तो उन सारे कस्टमर्स को एक साथ ईमेल पे भेज देता है या फिर सोशल मीडिया पे रख देता है या फिर मान लीजिए कि कोई व्हाट्सएप से भेज देता है, ऐसी कोई चीज़ करता है। या फिर जो भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट होती है उसके जो भी कस्टमर्स होते हैं उनको वो लिंक भेज देता है। तो अब क्या होता है कि वो सारे जो यूजर्स रहते हैं बैंक की वेबसाइट के या फिर मान लीजिए कोई ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट के, उसमें से अगर एक भी व्यक्ति अगर उस लिंक पे क्लिक कर देता है, तो जैसे ही विक्टिम उस लिंक पे क्लिक करता है, यहाँ पे होता यह है कि पेनेट्रेटर ने जो एक फॉर्ज रिक्वेस्ट क्रिएट की थी, वो लिंक विक्टिम द्वारा लिंक पे क्लिक करते ही वो रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट हो जाती है, यानी कि वो रिक्वेस्ट सीधा सर्वर पे चली जाती है। और जैसे ही सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर से रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आ जाता है कि आपका ये एक्शन परफॉर्म हो चुका है। यहाँ पे थर्ड स्टेप में यही लिखा है, विजिटर क्लिक्स ऑन द लिंक एंड एडवरेंटली सेंडिंग अ रिक्वेस्ट टू द वेबसाइट, यानी कि जैसे ही ये विजिटर यानी कि विक्टिम उस लिंक के ऊपर अगर क्लिक कर देता है, तो तुरंत ही वो जो फॉर्ज रिक्वेस्ट पहले से ही पेनेट्रेटर ने क्रिएट करके रखी है, यानी कि अटैकर ने जो पहले से ही रिक्वेस्ट क्रिएट करके रखी है, वो रिक्वेस्ट सीधी सर्वर के ऊपर चली जाती है। जो भी वेबसाइट होती है लेजिटिमेट, उस वेबसाइट के सर्वर के ऊपर चली जाती है और उस वहाँ से रिस्पॉन्स आ जाता है। तो जैसे ही रिस्पॉन्स आता है, यानी कि उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आया, तो आपका एक्शन बैकएंड में परफॉर्म हो चुका होता है। अब मान लीजिए कि एक्शन क्या क्या हो सकता है, तो एक्शन में हो सकता है फंड ट्रांसफ़र, यानी कि जो भी विक्टिम के बैंक अकाउंट वहाँ पे बैंक से वेबसाइट से लिंक है या फिर ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट से जो भी उसके बैंक अकाउंट लिंक है या फिर डेबिट कार्ड लिंक है, वहाँ से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने का यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। या फिर मान लीजिए कोई पासवर्ड चेंज की रिक्वेस्ट पेनेट्रेटर ने यानी कि अटैकर ने उस लिंक में डाली हुई है, तो पासवर्ड चेंज की रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट हो जाती है। या फिर मान लीजिए ईमेल चेंज की रिक्वेस्ट अटैकर ने डाली है उस फॉर्ज रिक्वेस्ट के अंदर, तो वो एग्जीक्यूट हो जाती है, यानी कि जो भी विक्टिम है उसके जो भी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर ईमेल आईडी होता है वो चेंज हो जाता है। ये सारी चीज़ें होती है CSRF अटैक के दौरान, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पे ये लिखा है, वेबसाइट वैलिडेट द रिक्वेस्ट एंड ट्रांसफर द फंड टू द विजिटर्स अकाउंट टू द पेनेट्रेटर्स अकाउंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट होती है और सर्वर पे यानी कि लेजिटिमेट वेबसाइट पे जैसे ही वो रिक्वेस्ट पहुंचती है, उसका रिस्पॉन्स आता है, तो वो फंड ट्रांसफ़र यानी कि उस फॉर्ज रिक्वेस्ट, उस फेक रिक्वेस्ट के अंदर जो भी चीज़ें अटैकर ने डाली हुई होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। अगर फंड ट्रांसफ़र डाला है तो फंड ट्रांसफ़र हो जाता है विक्टिम के अकाउंट से अटैकर के अकाउंट में, या फिर अगर पासवर्ड चेंज रिक्वेस्ट डाली है तो पासवर्ड चेंज होता है, ईमेल चेंज रिक्वेस्ट डाली है तो ईमेल चेंज हो सकता है। ये सारी चीज़ें अटैकर्स कर सकते हैं एक विक्टिम के ऊपर CSRF अटैक के दौरान। तो इसमें मैंने पहले ही आपको बताया कि एक चीज़ कॉमन रहनी चाहिए कि जो भी विक्टिम है उसे पहले से उस वेबसाइट के अंदर जिसकी फॉर्ज रिक्वेस्ट अटैकर ने क्रिएट की है, उस वेबसाइट के अंदर पहले से ही लॉगिन रहना चाहिए। तो यहाँ पे अब ये होता है कि मान लीजिए आप बग बाउंटी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कैसे CSRF अटैक को परफॉर्म करेंगे, या फिर आप कैसे एक विक्टिम को लिंक भेज सकते हैं, या फिर कैसे एक विक्टिम को, मतलब रियल अटैक तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते एज अ बग बाउंटी हंटर। तो आप क्या कर सकते हैं कि बर्ब सूट के अंदर एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है क्रिएट CSRF POC। तो उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस पेज का एक CSRF POC क्रिएट होके आ जाता है और एक लिंक बन जाती है। जैसे कि यहाँ पे दिखा है ना कि एक फॉर्ज रिक्वेस्ट का एक लिंक बन जाता है, हाइपर लिंक। तो वैसे ही उस रिक्वेस्ट का एक हाइपर लिंक बन जाता है जो आपको बर्ब सूट क्रिएट करके देता है, और उसी लिंक को आपको अपने ही खुद के ब्राउज़र के अंदर, मान लीजिए आप बग बाउंटी हंटर है तो आपको वो रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है और आपके खुद के ही ब्राउज़र के अंदर उस लिंक को रन करना है और उस रिक्वेस्ट को सर्वर के ऊपर भेजना है। और जैसे अगर वो सक्सेसफुली मान लीजिए अगर वो वेबसाइट जिसे आप टेस्ट कर रहे हैं वो अगर वल्नरेबल होगी तो वो सक्सेसफुली आपका अटैक आपके ही ब्राउज़र के ऊपर परफॉर्म हो जाएगा। तो आप उसी के POC को आप सबमिट कर सकते हैं बग बाउंटी के लिए, और फिर
अगर वो लोग वैलिडेट कर देते हैं तो आपको बाउंटी मिल सकती है CSRF के लिए। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे ये होता है कि कॉमन पेजेस के ऊपर CSRF अटैक्स जो हैं या फिर CSRF वल्नरेबिलिटी है वो ज़्यादातर वेबसाइट अब अलाउ नहीं करती है। मान लीजिए लॉगिन पेज के ऊपर CSRF अटैक करते हैं या फिर वल्नरेबिलिटी CSRF वल्नरेबिलिटी लॉगिन पेज के ऊपर ढूंढ रहे हैं तो वो अलाउ नहीं करते हैं। लॉग आउट पेज के ऊपर अगर आप CSRF वल्नरेबिलिटी ढूंढ रहे हैं तो वो चीज़ें अलाउ नहीं करते हैं। वहाँ CSRF ज़्यादातर अब वेबसाइट्स कौन कौन सी पेज पे अलाउ करती है, जैसे कि पासवर्ड चेंज रिक्वेस्ट का पेज हो गया, ईमेल चेंज रिक्वेस्ट का पेज हो गया, या फिर कोई और डिटेल्स जो कि विक्टिम के अकाउंट के अंदर सेव है, ठीक है, उस चेंज रिक्वेस्ट उस डिटेल को चेंज करने की अगर कोई रिक्वेस्ट में अगर आपको CSRF वल्नरेबिलिटी मिलती है तो ही वो वेबसाइट जो कि जिसके लिए आप बग बाउंटी कर रहे हैं वो लोग अलाउ करते हैं। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि एज अ वेबसाइट, मान लीजिए हमारी कोई वेबसाइट है, हम एक बैंक की वेबसाइट चला रहे हैं या फिर कोई ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट चला रहे हैं, तो हम हमारी वेबसाइट को CSRF अटैक के लिए कैसे रेमीडिएट करेंगे, यानी कि CSRF अटैक को हम कैसे रेमीडिएट कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ टू रेमीडिएट द क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। तो CSRF को हम रेमीडिएट कर सकते हैं इन 3 पॉइंट्स के थ्रू। तो सबसे पहला है कि आपको जनरेट अनप्रिडिक्टेबल CSRF टोकन करना है, यानी कि जो भी यूज़र है आपकी वेबसाइट का उसकी ब्राउज़र के ऊपर से जो भी रिक्वेस्ट आ रही है और जो भी रिस्पॉन्स जा रहा है उन दोनों में CSRF टोकन आपको जनरेट करना होता है आपके सर्वर के ऊपर से। और वो जो CSRF टोकन आप जनरेट कर रहे हैं उस CSRF टोकन को ऐसे जनरेट करना है कि वो जो भी अटैकर है आपकी वेबसाइट के ऊपर अटैक कर रहा है या फिर आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी बग बाउंटी कर रहा है वो उसे प्रिडिक्ट ना कर पाए। यानी कि कहीं पे ऐसा होता है कि CSRF टोकन बहुत ही कॉमनली जनरेट की जाती है जो कि इजीली प्रिडिक्टेबल होती है, या फिर एक ही टोकन हमेशा एवरी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स में यूज़ की जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि हर बार आपकी जो भी रिक्वेस्ट जाएगी और जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसमें आपकी CSRF टोकन चेंज होती रहनी चाहिए और इस तरीके से चेंज होनी चाहिए कि आपकी जो टोकन है उसे कोई भी अटैकर प्रिडिक्ट ना कर पाए। उसके बाद आता है बाइंड CSRF टोकन विथ यूजर्स सेशन, यानी कि यूजर जब लॉगिन होता है और लॉग आउट होता है उसके बीच में जो उसका सेशन होता है उस सेशन के साथ आपको अपने CSRF टोकन को बाइंड करना चाहिए। यानी कि मान लीजिए एक यूज़र ने लॉगिन किया, अब उसके लॉगिन के साथ आपको एक CSRF टोकन बाइंड कर देना चाहिए और उसे रिपीटेडली चेंज करते रहना चाहिए। यानी कि उसका एक रोटेशन चलता रहना चाहिए, हर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में चेंज होता रहना चाहिए और उसी टोकन को आपको यूज़र के सेशन के साथ बाइंड करके रखना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि कोई एक यूज़र है जिसके साथ आपने एक टोकन बाइंड की है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर कोई अटैकर उस यूज़र के थ्रू अपना फॉर्ज रिक्वेस्ट सेंड करता है तो वो टोकन जो है वो आपने बाइंड किया हुआ वो अलग हो जाएगा। तो जैसे ही आपका बाइंड किया हुआ टोकन और जो फॉर्ज रिक्वेस्ट से आया हुआ टोकन अगर चेंज होता है तो आपको पता चल जाएगा, मतलब आपके सर्वर को पता चल जाएगा कि ये इस यूज़र से आया हुआ टोकन नहीं है, ये दूसरा टोकन है। तो आपका जो सर्वर है उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, यानी कि उस रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट ही नहीं होने देगा, जिससे कि आपकी साइट क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी से रेमीडिएट होगी। और तीसरा जो रेमीडिएशन है यहाँ पे वो है कि वैलिडेट बिफोर एवरी रिक्वेस्ट। जैसे कि मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया कि जो भी CSRF टोकन आपने बनाया है उस यूज़र के साथ बाइंड होना चाहिए, और जैसे ही उस यूज़र से कोई रिक्वेस्ट आता है तो उस रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करने से पहले आपको उस टोकन को हमेशा वैलिडेट करना चाहिए। यानी कि ये उसी यूज़र से आपका रिक्वेस्ट आया है जिसके साथ ये टोकन बाइंड है। तो ये सारी चीज़ें करके आप अपनी वेबसाइट को क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी के लिए रेमीडिएट कर सकते हैं। तो ये थी सारी चीज़ें क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी के बारे में। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी वल्नरेबिलिटी के बारे में बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल, कमेंट या फिर कोई डाउट्स है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या डाउट्स है, क्या सवाल है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल के रिप्लाई कर सकूँ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियो को देखकर
इस वल्नरेबिलिटी के बारे में जान सके, इसके बारे में सीख सके। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे ऐसे ही नए किसी टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।